ये वो मीडिया है जो कम्युनल मीडिया है, ये नेशनलिस्ट मीडिया नहीं है। तो मुझे भी 8 लाख 9 लाख व्यूज मिलते थे, काफी है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये पत्रकारिता रिजेक्टेड है? मैं तो 30 मिनट तक बोलता हूँ, करेक्ट। अकेले खड़ा होकर बोलता हूँ, वो फालतू रिटायर्ड लोगों को भी नहीं लाता अपने कार्यक्रम में। तो लोग सुनते हैं। मीडिया को, देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ लोकतंत्र का हत्यारा नहीं है, ये जनता का कातिल है। हर कोई भक्त का मजाक उड़ाता हुआ मिलेगा, मतलब जो बीजेपी का भक्त है, जो मोदी जी का भक्त है, पर मैं मोदी जी के भक्त की सेवा भी करता हूँ। जिस रवीश कुमार को ये गाली देते हैं, उसी रवीश कुमार से कह रहे हैं कि सर आप हमारे भर्ती परीक्षा के बारे में लिख दीजिए। लिबरल भी अब डर गए हैं बहुत सारे। अब वो सोचते हैं कि यूएपीए लगा देंगे, एनआईए लगा देंगे, कोर्ट में क्या होगा नहीं बोलेंगे। जनता के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से देख रहे हैं तो जनता को बीजेपी या कांग्रेस से पहले अब खुद से लड़ना है। जनता की लड़ाई जनता से, उसकी जनता होने से लड़ाई है। नियति ने मेरी ये सजा तय की है कि जो तुझ पे थूकेगा, जो तुझे मारेगा, मार देने की चाहत रखेगा, जो तुम्हारी माँ और बहनों की को गाली देगा, उसी की तुम्हें सेवा करनी है। ज्यादा ब्यौरा क्या बताएं, बहुत तकलीफ, शारीरिक तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई इस तरह से। तो मुझे कभी लगता है कि ब्रेक ले लेना चाहिए, कभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन आपके शरीर को ही खा जाएगा। इसलिए मीडिया की बातें तो काफ़ी होती हैं, और पॉलिटिक्स में मीडिया ने कितना इन्फ्लुएंस किया इसके बारे में तो बातें होती हैं। और मीडिया की अगर बात हो रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है मुंबई हाई कोर्ट का कि, और फटकारा गया है मीडिया चैनल्स को कि किस तरह तबलीगी जमात को आपने एक स्केपगोट बनाया। तो आज जब कोर्ट ने बोला है कि आपने ये तमाशा किया, आपने फॉरेन नेशनल्स को छोड़ दिया गया है, मीडिया चैनल्स को फटकार दिया गया है, मैं सोचता हूं कि कितने घंटे सारे मीडिया चैनल्स को अगर आप ऐड कर दे तो कितने घंटे उन लोग ने तबलीगी जमात पे लगाया। और अगर यही चीज़ सरकार से सवाल जवाब करने में अगर लगा दिया होता और कितनी तैयारी हो रही होती, तो आपको लगता है कि आज डेथ टोल थोड़ा कम होता, आज कोरोना की महामारी थोड़ी कम होती? 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी अगर मीडिया बुनियादी काम करने लगे ना। तो जो नेता आपको लोकप्रिय नजर आ रहे हैं ना, 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी। और ये हवा बदलने का मेरा मतलब किसी को हराने जिताने से नहीं है। मैं जानता हूं कि उससे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरा सिर्फ इससे मतलब है कि जनता अपनी जगह पर खड़ी होकर जनता बनी रहे। वो देखे कि डॉक्टर कफील खान को जेल में बंद किया गया है, वो कौन सा ऐसा भाषण था जिसके कारण एक डॉक्टर को 6 महीने के लिए बंद किया गया है, और उससे फिर 3 महीने के लिए रासुका लगाई गई है। जो लोग भी नहीं बोलते हैं या चुप हैं इस पर, उसके कफील खान के भाषण को निकालकर पढ़ सकते हैं कि क्या वो भाषण ऐसा डिजर्व करता है कि जब कोर्ट से जमानत मिल गई है फिर उसे जमानत ना मिले उस डॉक्टर को, आप उस पर रासुका एनएसए लगा देते हैं। आनंद तेलतुंबड़े को देखिए, इतने सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, कौन बोलता है आनंद तेलतुंबड़े? यही प्रोफेसर अपूर्वानंद है, उनके बारे में बुलाकर पूछता है। ऐसे लग रहा है कि हर व्हाट्सएप चैट को उठाकर संदिग्ध बना दिया जाए, और जो सीधा वायलेंस की बात कर रहा था उससे आप पूछताछ नहीं करते हैं। तो उन्हें मुकदमों में फंसाओ, उनको तरह तरह से चीजें फंसाओ। और ये वो मीडिया है जो कम्युनल मीडिया है, ये नेशनलिस्ट मीडिया नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि धर्म के दरवाजे पर, ईश्वर के दरवाजे पर सिर्फ पुण्यात्मा खड़ा नहीं होता, वो पापी भी खड़ा होता है जो कहीं से घूस कमाया है, अभी उसका ट्रांसफर पोस्टिंग गलत हो गई है, फिर से चाहता है, वो भी वहां पर खड़ा होता है। तो इसलिए ये तबलीगी का ये जो पूरा बहाना बनाया गया था, ये उस वक्त कई लोग कहते थे कि ये पीक है। अब आप देखिए पूरी जनता कम्युनल हो गई है, नाराज हो गई है। सब्जी वाले, गरीब मुसलमान सब्जी वाले से आप उस पर मेरे ही सामने हंसने लगे, और उस पर लोग उससे सब्जी नहीं खरीदे तो रोने लगा, कहा कि मुझसे आप पपीता खरीद रहे हैं तो मेरे से भी खरीद लीजिए। मैं क्यों, बगल में था, बोला सर हमसे कोई नहीं खरीदता है पपीता, कहता है मुसलमान। उसको सजा दी गई जो 5 रुपए 10 रुपए कमाता। शर्म नहीं आती है? ये मीडिया, लेकिन ये उसकी सफलता है एक तरह से कि समाज को जहरीला बना सकता है, कम्युनल बना सकता है। हाईकोर्ट में ये आवाज आई है, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या वो मीडिया इस पर चर्चा करेगा? नहीं करेगा। जनता को मालूम ही नहीं। क्या उस तरह के हिंदी अखबारों में ये खबर विस्तार से चर्चा चलेगी कि हमने आपको गलती से तबलीग जमात को लेकर इस तरह से आपको पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया, आपके बच्चों के दिमाग में जहर भरा, और आप अपने ही देश के नागरिकों के बारे में इस तरह से सोचने लगे? क्या कोई प्रायश्चित कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। वो भी नहीं कर रहा है जो आईटी सेल की चपेट में आकर शेयर कर रहे थे कि अरे हाँ इस केस को देखना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपके भीतर की रेफरेंशियलिटी चेंज कर दी गई है। अब आपके भीतर का कोड बदल दिया गया है। आप फेसबुक में या ट्विटर में सिर्फ एल्गोरिदम नहीं होता है आकाश, लोगों के भीतर भी एल्गोरिदम का एक तरह से पैमाना बना दिया गया है, और उसी के कोड के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ आईटी सेल या बीजेपी समर्थकों की बात नहीं कर रहा हूं। जो गैर बीजेपी समर्थक हैं वो भी अगर आप नरेंद्र मोदी की अनावश्यक टिप्पणी कर दें उस पर तो हजारों लाइक करने आ जाते हैं, लेकिन आप एक सुचिंतित लेख लिख दें उसकी उनकी किसी नीति की आलोचना में तो वो उनसे भी नहीं पढ़ा जाता। तो दोनों तरफ वही हाल है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता, लेकिन
ये बड़ा खतरनाक खेल खेला गया था, और ये पहली बार मीडिया ने नहीं खेला है। इस तरह के हजारों खेल खेले। आप कैराना भूल गए? किस तरह से कैराना को कश्मीर बताया जाता था? आप भूल गए उसको? कितनी ऐसी घटनाओं को मीडिया ने कम्युनलाइज किया और समाज को एक तरफा लेता चला गया, और एक हिस्से को ये लोग वो लोग कह के बोलना देखना सिखा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई लौटने वाला है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों के घरों में नौकरियां आए और अर्थव्यवस्था अच्छी चले, जिससे ये और खुश रहें और 10 घंटा वो बैठ के अपने आप को जहरीला बनाते रहें। लेकिन हमने कहा अपने समय में, आपने भी कहा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। कोई बात। तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित एंकर हैं, उन्होंने हमें बहुत सालों पहले एक चीज़ बताई थी कि लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन पसंद होता है, थोड़ा सा चिखम चिल्ला पसंद होता है। ये बड़े फालतू किस्म के एंकर होंगे जिन्होंने ये बात आपको बताई। तो जो लोग टीवी में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो टीवी को समझते ही हैं। करेक्ट। हाँ, आगे बढ़िए जी। तो उन लोग का और बहुत सारे और लोगों का ये भी कहना है कि हाँ ठीक है, हम भी कुछ सब्सटैंशियल देखना चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे जो चैनल हैं, ये एनडीटीवी है, थोड़ा बोरिंग लगता है, उनको मसाला चाहिए। तो उनको क्या बोलेंगे आपकी जो सीरियस जर्नलिज्म है उसको देखने वाले लोग कम हो गए हैं क्या? उनको ज़्यादा मसाला चाहिए बाय नेचर, चाहे वो अच्छा भी काम हो तो उनको भी मसाले के साथ अच्छा चाहिए काम। ये भी एक धारणा शुरू से फैलाई गई दर्शकों के बारे में कि वो पत्रकारिता, गंभीर पत्रकारिता को नहीं देखना चाहते हैं। ये सही बात नहीं है। अगर आप मैं टीआरपी को मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन 20,000 घरों में आपको पता है ना कि जब कोई चैनल नंबर 1 हो तो कभी बार्क से पूछिएगा कि कितने मीटर घरों में एक्चुअल कितने मीटर घरों से ये डेटा आपको मिला है। आप मुझे ये मत बताइए कि 20,000 घरों में आपका सैंपल है, क्योंकि उस 20,000 घरों में आप 900 चैनल या 1000 चैनल का आप सैंपलिंग करते हैं उस 20,000 में से। तो मुझे बता दीजिए कि एक रिमोट टीआरपी से वो नंबर बना है 1 या 3 रिमोट टीआरपी से नंबर 1 बना है? बता सकता है कोई इस सवाल का जवाब? यही बेसिक सवाल है। जिस दिन ये सवाल आप पूछने लगेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि कभी कभी एक शो के वजह से चैनल नंबर 1 और नंबर 3 हो जाता है। एक शो नहीं बोला मैंने बोला एक रिमोट टीआरपी जिन घरों में होती है उसको समझिए। एक आपको रिमोट दिया जाता है इस तरह से, जिस तरह से ये एसी का रिमोट होता है ना, इसमें कोड होता है। तो मुझे बता दे कि कितने 20,000 में से भी बता दे कि जो नंबर 1 आया है कितने ऐसे अलग अलग रिमोट से वो नंबर 1 हुआ। 20,000 का सैंपल है, मुझे यही बता दीजिए कि आपको 300 ऐसे रिमोट घरों ने, टीआरपी रिमोट घरों ने इसको देखा है तो ये नंबर 1 है 20,000 में से, फिर मैं मान लूंगा। पर मेरा अपना हंच है कि वो 1 या 2 रिमोट टीआरपी रिमोट घरों से वो नंबर 1 होता है या नंबर 2 होता है या 5 या 6। तो ये खेल है। तो इसलिए इस सैंपलिंग को की तुलना आप उस सैंपलिंग से नहीं कर सकते ना। जो कम से कम 50,000 60,000 अलग अलग लोगों से कांग्रेस, बीजेपी या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बारे में सवाल करते हैं। तो ये खेल है। और जरूर अगर मैं ये तभी स्वीकार करूंगा कि जब सेम प्लेटफॉर्म पे बाकी लोगों को भी देखा जाता हो, मेरा भी देखा जाता हो। तो ऐसा तो है नहीं। मैंने जब यूट्यूब में थोड़े दिनों के लिए देखना शुरू किया था तो मुझे भी 8 लाख 9 लाख व्यूज मिलते थे, काफी है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये पत्रकारिता रिजेक्टेड है? मैं तो 30 मिनट तक बोलता हूँ, करेक्ट, अकेले खड़ा होकर बोलता हूँ। वो फालतू रिटायर्ड लोगों को भी नहीं लाता अपने कार्यक्रम में। तो लोग सुनते हैं और क्या, लोग याद रखते हैं, बहुत लोगों को याद है उसके बारे में। हाँ, उसका कोई राजनीतिक असर नहीं है तो मैं उसके लिए थोड़ी बनाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि 20 साल बाद समझ में आएगी, जब आपकी नौकरी चली जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे, तब आप बैठ कर देखेंगे और क्या करेंगे। लेकिन जब आपसे मैंने ये इंटरव्यू सेटअप किया तो मुझे 5 साल पहले वाला इंटरव्यू याद आया जो मैंने आपके साथ स्क्रॉल में किया था। वो आपने एक बहुत ही स्टिंगिंग कमेंट मारा था और मैं जानना चाहूँगा उस पर आपका अभी अपडेट क्या है 5 साल बाद, जब बहुत ही सरप्राइज थे लोग और इसीलिए वो हेडलाइन भी बना था कि और रवीश ने गोदी मीडिया से पहले वो वाला स्लोगन बनाया था, वो था लेजी लिबरल्स का। और ये लेजी लिबरल्स कुछ करते नहीं हैं और लेजी लिबरल्स के साइलेंस की वजह से आपने मुझे बताया था कि आपने ट्विटर छोड़ा था। और ये उस 5 साल पहले की बात है और आप अभी भी उस बात पर कायम है कि आप ट्विटर पे वापस नहीं आए। तो ये लेजी लिबरल्स 5 सालों में क्या किया है इन्होंने? कोई चेंज आया है और या इन्हें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों में ये बदलाव आया है। उन्होंने अपने आप को रिजॉल्व किया है कि ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के बियॉन्ड है, इंस्टीट्यूशंस को सोसाइटी के भीतर रिस्टोर करना है। और उन्होंने वो अब उतने लेजी नहीं है, पर लेजी लिबरल्स अभी भी हैं। और
मौका परस्त लिबरल्स अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी वो आर्थिक नीतियों पर उन बड़े टाइकून टाइप के लोगों की आलोचना नहीं करते हैं, वो बचे रहते हैं। वो छोड़ के, तो भाई वो छोड़ के कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है आप बताइए। मैंने बच बच के चलना, ठीक। हाँ, बच बच के चलना। नहीं, वो आपने बिल्कुल तो सही कहा वो कि कुछ, है ना। हाँ, कुछ मैंने हाँ बहुत कुछ रोक के कुछ कहना। हाँ, तो वो चीज अभी भी है, तो उसमें ये लड़ाई है। और मैंने वही कहा कि इतनी आसानी से आप इसे हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको एक चुनाव में किसी के हारने का इंतजार है, मैं वो इंतजार किसी के लिए नहीं करता। मुझे मालूम है कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। एक छोटा सा बदलाव आएगा जब लोगों में इतना नैतिक पतन हो जाए कि हमारे एक मामूली से बेल देने में भी लोग बेल हासिल करने में भी लोगों के इतने इतने साल लग जाएं। बताइए कि अगर वो सक्रियता होती तो अभी आप देखिए कि कफील खान के साथ इनजस्टिस हो रहा है ना, तो मीडिया या सोसाइटी को क्या करना चाहिए था? बोलना चाहिए था। सफूरा जरगर को लेकर बोलना चाहिए था, बोला गया, तो बोलने की औपचारिकता। अब क्या करें यार, कुछ होता नहीं इसलिए बोल के छोड़ दिया। ठीक बात है कि कुछ नहीं होता है, पर समाज को देखना चाहिए था। कल किसी ने तस्वीर भेजी कि कांग्रेस का एक विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और उसमें है कि कफील खान को रिहा करो। क्या कोई मीडिया अभी से दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो अपोजिशन के तौर पे वो जो भी विधायक है, मैं चेहरा नहीं पहचानता था उनका, उन्होंने अपना एक काम किया, लेकिन क्या वो तस्वीर आपको कहीं नजर आएगी? तो विपक्ष को हमेशा जनता से दूर कर दिया गया। उसी तरह से लिबरल भी अब डर गए हैं बहुत सारे। अब वो सोचते हैं कि यूएपीए लगा देंगे, एनआईए लगा देंगे, कोर्ट में क्या होगा, नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में प्रशांत भूषण का कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जेल भेजना है, जेल भेज दीजिए, है ना। हम वकील हैं, हम ना अपने जमानत के लिए लड़ेंगे ना उसके लिए लड़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, अगर आपकी यही सबसे बड़ी बात है कि आप सबको जेल भेज दें कि हम आपके दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, और दोस्त अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जिसको एनआईए बुलाकर पूछ ले रही है, लोग उससे बात नहीं कर रहा है, दोस्त भी उससे दूरी बना ले रहे हैं डर के मारे। तो एक ऐसा समाज बना रहा था, इससे क्या किसी को फायदा होने वाला है? इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना, वो लिबरल को तो हो ही रहा है, वो राइट विंगर को हो रहा है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपनी बात को नहीं कह पा रहे। वो भी मेरे पास आते हैं, कहते हैं रवि जी आप बोल दीजिए, हम लोगों में हिम्मत नहीं है, नहीं तो लोग हमें भी गाली देने लगे, कहेंगे कि तुम कब भक्त से अभक्त बन गए। मैंने कहा भाई आप भक्त बने रहिए, मैं कह रहा हूं कि आप रहिए मोदी जी के सपोर्टर, लेकिन आप कहिए कि हमने वोट इसलिए दिया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ना करें। आप हमारी नौकरियों के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बताएं। तो अब वो चीजें तो अब बहस होगी नहीं, लेकिन बड़ा चेंज नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा लोगों में हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, नौजवानों में आया है। नौजवानों में आया है कि इसीलिए आप देखिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जब सीएए को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, तो स्टीफेंस के लड़के लड़कियां निकले वहां से और उन्होंने प्रदर्शन किया। और रामजस के लोगों ने जब उन पर हमला हुआ था, एलएसआर की लड़की गुरमेहर कौर, वो पोस्टर लेकर खड़ी हो जाती है। वो किसी राजनीतिक दल की ये लोग नहीं है, पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो चूंकि वो यूनिवर्सिटी के नौजवानों में अब वो पोटेंशियल है, और वो जामिया के बच्चों ने भी दिखाया, जो अभी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है देश की, कि वो लाठी भी खा सकते हैं, लेकिन सच बोलेंगे, अपना सवाल करेंगे कि जो गलत है गलत है। तो इसीलिए अब यूनिवर्सिटी पे दमन हो रहा है। जो भी उनके प्रोफेसर को, टीचर की क्या हैसियत होती है, उनके पास ना पैसा है ना वकील है, सबको थोड़ी वकील मिल जाएगा। तो अब वो यूनिवर्सिटी को पहले पढ़ाई से खत्म कर दिए, और अब पढ़ाने वाले इकबाल वाले जो टीचर जो क्लास में अपराइट होकर क्वेश्चन करना सिखाते थे, उन सबको डाउटफुल, संदिग्ध बनाया जा रहा है। अब इस समाज को देखना है, अब उनके छात्रों को देखना है कि जिस प्रोफेसर को उन्होंने अपनी इतनी ईमानदारी से पढ़ाते हुए देखा, क्या वो एक आपराधिक साजिश में, इस तरह से दंगा रचने की साजिश में, मोहन नर्सिंग होम के ऊपर जो गोलियां चला रहे थे, वो क्या प्रोफेसर के व्हाट्सएप से आए थे? क्या अपूर्वानंद ने उसको अपने व्हाट्सएप में उनको लिख के बुलाया था? कौन बुलाया था? उसका वीडियो आप देखिए, मेरे ही कितने प्रोग्राम में उसके वीडियो हैं जो छत पे खड़े होकर गोली चला रहे हैं। वो कौन लोग हैं? आज तक वो नहीं पकड़े गए। तो इस तरह से जनता से इंफॉर्मेशन को आप सैनिटाइज करके जैसी भी चाहे जनता बना लीजिए, स्टेट की जनता है तो, लेकिन वो एक समाज में जो उन सब के भीतर जो बड़ी शिकायत है, वो अभी भी यही चाहते हैं। कोई इलेक्शन कहीं हो रहा होता है, वो होपफुल हो जाते हैं, बीजेपी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। भाई लड़ाई इसकी नहीं है, लड़ाई ये है कि आपके भीतर वो जो नियो लिबरल्स 4 कंपनियों के भीतर देश को सौंप देने की जो नीति चल रही है, क्या उसके बदलने का साहस है आपके भीतर? क्या आप वहां तक जाना चाहते हैं कि जिससे सबके भीतर स्टेट का एक, सबके बेनिफिशियरी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए? नहीं जाना चाहते ना। लाखों को टीचर आप इस देश में आप देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं, किसी को सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन वो भी क्या उसके अंदर कोई चेतना है, राजनीतिक चेतना है? नहीं, उसके भीतर वो धार्मिक चेतना समा गई है। अब धार्मिक चेतना ही राजनीतिक चेतना है इस वक्त।
लेकिन क्या कीजिएगा आकाश, और अब आप चाहते थे कि मैं अपने विश्लेषण में सीरियस हो ही जाता हूँ, क्या करूँ। नहीं नहीं नहीं, फिर वो बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक रही बात ये कॉन्वर्सेशन करने की, लोगों से बातचीत करने की, आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ लोग आपके पास आते बोलते हैं कि हम बोलेंगे तो हमको बोल देंगे भक्त नहीं रह गए हो, कम हो गए हो, भक्ति कम हो गई है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन जो बाइनरी में स्प्लिट हो जाती है, क्या आप इससे अग्री करते हो कि या तो आप भक्त हो या तो आप लिबरल हो? क्योंकि ये बाइनरी तरीके से देखा जाता है इसको। लिबरल को भी पता नहीं है कि वो लिबरल है कि नहीं है, तो है इसको ना। तोड़ा कैसे और जाए? हमें भी पता नहीं है कि वो लिबरल है भी कि नहीं है, क्या होता है लिबरल का मतलब, ऐसे ही किसी को टैग कर देते हैं। लेकिन जहां परिभाषा बहुत स्पष्ट है वहां पर हम इशारा नहीं करना चाहते। अभी देखिए, मैंने यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको एक पत्र लिखा। कोई 48,000 ओटीसी सिपाही की भर्ती का मामला था, और मैं जानता हूं कि उसमें से ज्यादातर लोग मुझे गाली देने वाले लोग हैं, मुझसे नफरत करने वाले लोग हैं। तो मैंने लिखा कि योगी जी, अगर आप हो सके तो इनको नौकरी दे दीजिए, इनकी तो परीक्षा हो गई है, रिजल्ट निकालने की ही बात है। 49,000 लोग हैं, और मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे बुरा लगता है कि इनको कितना ह्यूमिलिएशन होता होगा कि जिस व्यक्ति को गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं, उसी से अपने नौकरी की बात कह रहे हैं कि उठा दो मेरे लिए, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि जो भक्त है उसे इतना इंसल्ट होना पड़े। तो मैं एक तरह से भक्त के स्वाभिमान के लिए भी काम करता हूं। ऐसा कोई आपको दूसरा आदमी इस देश में नहीं मिलेगा, हर कोई भक्त का मजाक उड़ाता हुआ मिलेगा, मतलब जो बीजेपी का भक्त है, जो मोदी जी का भक्त है। पर मैं मोदी जी के भक्त की सेवा भी करता हूं। मैंने लिखा है कि आप ये ना समझे कि ये लोग मेरे कोई समर्थक हैं, ये आपके ही समर्थक हैं, और आप इन्हें नौकरी नहीं देंगे तो भी ये आपका ही समर्थन करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि चूंकि ये आपका समर्थन करते हैं तो इन नौजवानों को आप नौकरी दे दीजिए। क्योंकि कितना इंसल्टिंग है इसके लिए कि जिस रवीश कुमार को ये गाली देते हैं, उसी रवीश कुमार से कह रहे हैं कि सर आप हमारे भर्ती परीक्षा के बारे में लिख दीजिए। तो फिर उसमें मैंने एक और बात लिखी। हाँ, अब योगी जी आप मुझसे पूछेंगे कि तू बता, तू क्यों लिखता है ऐसी बातें। तो मैंने लिखा कि नियति ने मेरी ये सजा तय की है कि जो तुझ पे थूकेगा, जो तुझे मारेगा, मार देने की चाहत रखेगा, जो तुम्हारी माँ और बहनों की को गाली देगा, उसी की तुम्हें सेवा करनी है। तो वो मैं सेवा कर रहा हूं और ये चिट्ठी आपको लिख रहा हूं। क्या बात है, ये बात बैनर्जी को बताऊंगा मैं ये बात। अच्छा, 2014, 2019 एंड गोइंग टू 2024, इंडियन वोटर कहाँ जा रहा है? मैच्योर हो रहा है, अलर्ट हो रहा है, या विपरीत? अंधेरे में जा रहा है। देखिए, एक सूचना विहीन समाज में कहाँ जाएगा कोई, उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जो वो कह दे रहे हैं वही, और आप कोरोना पर डिस्कशन ही नहीं है कहीं पे। तो एक सूचना विहीन समाज में ये दौर जो है मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर, और मीडिया तंत्र जिसमें ये सोशल मीडिया भी है, वो एक इन्फॉर्म्ड नागरिक को खत्म करने का दौर है। और ये आप अगर सोचते हैं कि 24 से किसी चुनाव के तारीख की डेडलाइन से बदल जाएगा, अभी चुनाव आयुक्त के खेल में बहुत सारा बदलाव हो गया। लवासा साहब चले गए कहीं पे, है ना, एडीबी, एडीबी चले गए, अब वहां ठीक रहेंगे सिंगापुर में। लेकिन उन्होंने कितना लिखा अपनी ईमानदारी को लेकर, सब चीज को लेकर लिखा। एक छोटी सी आपत्ति कर दी तो उन्हें इतनी सजा हुई। तो ठीक है, उन्होंने एक समझौता किया होगा कि भाई यहाँ से निकले, वो सही बात है, थोड़ी जिंदगी जीनी भी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि आप जाके लोड लेके समंदर में कूद ही जाएं, तो वही एक बड़ी बात होती है। उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने लिखा, अब जनता ने नहीं सुना कि एक चुनाव आयुक्त इस तरह की बातें लिख रहा है, जनता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो एक सूचना विहीन समाज है, इंफॉर्मेशन के मीडियम बहुत हो गए, ये आपको लगता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन लेस मीडियम्स हैं। और ये हमेशा जो फर्स्ट जो मूवर है उसके फायदे में अब काम करेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद पैसा किसके पास आएगा? ज्यादातर उन्हीं लोगों के पास आएगा जो सत्ता में है। तो वो सारा खेल पैसे का है और इंफॉर्मेशन का है, जिसमें वो जीत चुके हैं। अगर जनता के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से देख रहे हैं, तो जनता को बीजेपी या कांग्रेस से पहले अब खुद से लड़ना है। जनता की लड़ाई जनता से है, उसकी जनता होने से लड़ाई है। और अगर वो अपने से लड़ाई नहीं लड़ेगी तो ना तो वो कभी बीजेपी को हरा पाएगी, ना कांग्रेस को हरा पाएगी। इन दोनों दलों को जिताते हुए वो हमेशा ही हारती रहेगी। और आपको क्या लगता है कि दीवारों पर ये बात लिखवा दीजिएगा, बड़े काम की बात है। और आपको क्या लगता है, ये जो जनता को जनता से लड़ना पड़ेगा, और ये जो जहर जो घोला गया है, चाहे इलेक्शन खत्म हो ना हो, ये जो सोशल फैब्रिक में जो दरार आई है, रिफ्ट आई है, जो रप्चर आया है, इसको सुलझाने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अब तो कोई सालों की बात नहीं कर रहा है, इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है, जनरेशनल की बात कर रहा है। तो कितना गहरा चोट है ये? लंबा समय चलेगा कि जो छोटे मोटे मोहल्ले में
के अनुभवों से जो बायस थे लोगों के बीच में, अब उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया, उसको बड़ा कर दिया गया है, उससे सूट करने वाले बहुत तरह के इंफॉर्मेशन से लैस कर दिए गए हैं। आप खुद जानते हैं कि फेसबुक ट्विटर क्या करता है ना। मेरी पेज पे वो फेसबुक भेज रहा है कि रिपब्लिक टीवी देखिए, बताइए, कभी मेरे पेज पे ये नहीं भेजता कि रवीश कुमार को देखिए, है ना। तो एल्गोरिदम से ये सारी चीज़ें, आकाश माफ कीजिएगा, फिक्स की जाती हैं, और यही इसी प्रक्रिया से फिक्स करके आपको बताया जाएगा कि आप जीनोसाइड हुआ नहीं, हिटलर ने जीनोसाइड नहीं किया। ये तो फैक्ट बात है ना कि यूट्यूब और फेसबुक से काम हुआ, गार्डियन में बाकायदा रिपोर्ट छपी है, और लोग मानने वाले हैं कि इस तरह के 60 लाख यहूदियों की हत्या नहीं हुई। तो इतिहास का रेफरेंस पॉइंट बदला जा सकता है, ये अब संभव है। पहले भी तरह तरह से बदला गया है, लेकिन एक बड़े स्केल में वेपनाइज किया जा सकता है बदल के लोगों को, अब इतना आसान नहीं है। वहां से लौटने के लिए बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा, बहुत मेहनत की लड़ाई है ये। अब पढ़ाने लिखाने वाले ही लोग खत्म कर दिए जाएंगे तो कम लोग पढ़ेंगे। ये जो नया सपना दिखाया जा रहा है ना, स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया वाला, कि उसमें कम लोग एजुकेशन लोन लेकर जाएंगे। कोई बता नहीं रहा है कि अमेरिका में एजुकेशन लोन का कितना बड़ा मुद्दा है, कोई बता रहा है? किसी टीवी चैनल पर बहस है? नहीं है। तो मीडिया को, देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ लोकतंत्र का हत्यारा नहीं है, ये जनता का कातिल है जी। अगर इस मीडिया को अगर वो देखना नहीं छोड़े तो वो एक दिन उसी का प्रतिरूप बनते जाएंगे और वो हत्यारे में बदल देंगे। जब उन्हें हिंसा के अलावा, उग्रता के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं मिलेगा कि कैसे इन बातों पर विचार किया जाए, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि बहुत मुश्किल लड़ाई है, और वो एक बड़े स्केल से बदला गया ना। 5-6 साल में बड़ी एनर्जी लगाई गई, जगह जगह पे व्हाट्सएप लाखों फ़ोन पे पहुंचाया गया, फेसबुक के पेज बनाए गए, जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है वो लोगों से पहुंचा। इतनी जल्दी तो वो नहीं निकलेगा। अब वो उनके भीतर वही है कि भगवान जी दिख जाएं, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए तो हम थोड़ा सा लड्डू चढ़ा आते, पर इसलिए नहीं जाएंगे भगवान जी के पास कि हमें नैतिक बल दीजिए ताकि हम झूठ के खिलाफ खड़े हो सकें। और जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वही भगवान के सामने, प्रभु राम के सामने जाकर सत्य की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं, तो इसका वर्णन तो हमारे धर्म शास्त्रों में है ही कि कलयुग आएगा तो इस तरह का नजारा देखना होगा। तो देख रहे हैं, सतयुग तो आएगा नहीं अब। और इसीलिए शायद इंडिया में फेक न्यूज इतना ज्यादा फैलता है, क्योंकि शायद हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सत्य से ज्यादा हम फेक को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो क्योंकि उनको पता है कि भगवान जी माफ कर देंगे, लेकिन भगवान जी किसी को माफ करने वाले हैं नहीं। अच्छा चलिए, ये तो हुई सीरियस बातें हैं। मैं टुवर्ड्स द एंड कुछ आपसे आपके बारे में सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जब हमने बताया अपने जो हमारी जो कम्युनिटी है देशभक्तों की, एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, एक यूट्यूब पे कम्युनिटी है, तो बहुत सारे सवाल रवीश के बारे में भी आए, कुछ इंटरेस्टिंग भी हैं एक्चुअली, और मैंने आपको भी शायद कुछ सोचने का मौका दे। एक सवाल है कि क्या रवीश, हम कॉन्फर्मेशन बायस की बात करते हैं तो सवाल ये है कि क्या रवीश भी कभी कॉन्फर्मेशन बायस में फंसे हैं? क्या आपने रियलाइज किया है कि यार मैं जल्दी लपक गया इस न्यूज़ पे, एंड देन आपने अपने आप को संभाला? ये कॉन्फर्मेशन बायस क्या सबके अंदर है, सबको इससे जूझना पड़ेगा? बहुत टफ चीज़ है, और बहुत ही ये चीज़ ना आए किसी चीज़ को शेयर करते समय या करते समय, ज़रूर हुआ होगा, अभी तो याद नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रसंग रहा हो, कोई पोस्ट किया हो, लेकिन थोड़ा सतर्क रहता हूँ। लेकिन एकदम से मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ होगा कि मैंने लपक के कुछ शेयर नहीं किया होगा, पर याद नहीं आ रहा है, पर ज़रूर किया होगा मैंने। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ होगा मेरे से। आप पत्रकारिता में काफ़ी, ये आपके लिए नौकरी नहीं है, ये नौकरी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप फ्री टाइम भी होते हो तो आप उसी सब्जेक्ट पे ही लिखते भी हो। तो बहुत सारे सवाल हैं एक्चुअली, क्योंकि और लॉकडाउन के बाद तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि मेंटल हेल्थ कितनी बड़ी चीज़ है। आप पर मानसिक प्रेशर कितना पड़ता है? क्योंकि वो दिखता है कि आपको इफेक्ट करता है। ये आपके लिए सिर्फ खबर पढ़ना नहीं होता, आप रात को खबर पढ़ते नहीं हो, आप फील करते हो, तो उसका मानसिक इम्पैक्ट क्या होता है आपके ऊपर? बहुत सारे सवाल हैं इस पर। मैं ये सोच रहा हूँ आकाश, कि मैं क्यों ये बात बता दूँ लोगों को, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, और बहुत कम रिसोर्स में काम करता हूँ और मैं रोज़ 6000 शब्द टाइप करता हूँ। जो डिलीट करता हूँ टाइप करने के बाद, उसका हिसाब नहीं बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि रोज़ शाम को मुझे कॉपी भेज दिया कीजिए, मैं गिनना चाहता हूँ, तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो हम लोग करीब करीब जिस दिन कम करते हैं उस दिन 4000 शब्द, तो 6000 शब्द को टाइप करना आसान नहीं होता है, और हर तरफ लोगों की तकलीफ़ की खबरें होती हैं, और यही हमारा काम भी है, लोगों को बताना जी।
तो आप हर दिन उस एंग्जाइटी से गुजरते हैं कि अब बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, और उसमें भी हम लोगों ने किसी तरह से मैनेज किया, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए बनाया भी। नींद नहीं आती है अच्छे से, और कई बार किसी कार्यक्रम को लिखते हुए भी सिहरन सी हो जाती है कि वाकई ऐसा हुआ है या मैं हम्म। लिख रहा हूँ। खुद भी रीचेक किसी को और बुला लेता हूँ कि ये सही है क्या, ऐसा होता हुआ तो कह रहे हुआ ही ऐसा, तो अब क्या क्या सही क्या गलत। पर बहुत बेचैनी होती है, और मैं चाहूँ भी तो खुश रहने का स्कोप नहीं है। हर समय लोग ये लिख देते हैं आप ही से उम्मीद है, देखिए मेरे भाई की हत्या हो गई है, देखिए मेरी ज़मीन ले ली है, और पर इसी तरह की चीज़ें देखता रहता हूँ, हताश निराश लोगों की। तो सिर्फ उम्मीद से तो पत्रकारिता नहीं चलती है, वो बहुत मुश्किल हो गया है ये काम करना, कि जिस स्केल का हम लोग काम करते हैं, और हर जगह रिसोर्स नहीं है, हर राज्य में नहीं है, तो हर घटना की रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो जो आप छोड़ते हैं उसका भी बड़ा मलाल रहता है कि नहीं कर पाया, लेकिन उसने लिखा तो बहुत जायज़ बात है कि कोई माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है और वो इस तरह से लोगों को लूट रही है। पर वो स्किल भी नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, मेरे पास वैसी कोई टीम भी नहीं है कि वो जाके उसको 10 दिन लगाए और ये सब करे। तो बहुत कम रिसोर्स में इसलिए वो चीज़ अब मेरे शरीर पे बहुत असर करने लगी है। कई तरह के दर्द से अब परेशान रहता हूँ। हथेली में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, दुखती रहती है हथेली मेरी, और ज़्यादा ब्यौरा ब्यौरा क्या बताएं, बहुत तकलीफ, शारीरिक तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई है तरह तरह से। तो मुझे कभी लगता है कि ब्रेक ले लेना चाहिए, कभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन आपके शरीर को ही खा जाएगा। हम्म। सिर्फ मानसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 6,000 शब्द लिख रहे हैं तो आप सोचिए कि आप 7-8 घंटे लगातार रोज, तो कोई माइंड स्पेस नहीं होता। मैं 2 शो करता हूँ, एक 6 से 7 का। ये भारत में जितने भी एंकर हैं, वो एक दिन कह दिया जाए 2 लोगों के साथ 3 लोगों के साथ करने के लिए ना, तो मैं उसे भोजपुरी में एक शब्द बोलता हूँ, मुंह से झाग आ जाएगा, दांत चियार देंगे ये लोग। एक दिन प्राइम टाइम करना हो, एक प्राइम टाइम का शो कोई ट्रांसक्राइब करके देख ले हम्म। उसको, तो दांत चियार देंगे वो लोग। लेकिन वो मैंने किया है, वो सैलरी के लिए नहीं की है, बहुत जान लगाई है मैंने उसको करने में, तरह तरह से सोचा है। कई बार मुझे देख के लगता है कि जो अकेला प्रोड्यूसर है उस एक मशीन पे काम कर रहा है, बेचारा कैसे कर दिया ये। हम्म। फिर उसको रात में बोलना पड़ता है, यार ये मतलब मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुमने भी ऐसा कर दिया। अच्छा कल मैं कोई हल्का वाला कर दूंगा, 2-3 लोगों को बुला के बात कर लूंगा जिसमें तुमको मेहनत ना करनी पड़े। ये बहुत ये समझना है कि जो भी एंकर 3 लोगों को बिठा के काम चर्चा करता है ना, उसमें कोई काम नहीं होता है। ये मैं आपको फिजिकली दिखा सकता हूँ। हम्म। आप मैं जहाँ बैठ के काम करता हूँ वहाँ एक सीसीटीवी लगा दो, और जो एंकर ऐसा शो करता है वहाँ एक सीसीटीवी लगा दो, उसके पूरे दिन भर की प्रक्रिया देखिए। वो जो 3 खबरें आती हैं और ट्विटर पे आप लोग जिस तरह के एंगल देते हैं अपने बहस के दौरान, उसको लेके वो चला जाता है डिबेट करने। तो उसमें कपड़े गंदे नहीं होते, बाल वाल भी नहीं झड़ता है जल्दी, नींद भी अच्छी आती है कि शो भी हो गया, और एक कैप्शन भी लगा दिया। मेरा रास्ता मतलब सेल्फ किलिंग का रास्ता है, और वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है उस तरह के जर्नलिज्म को रोज करना। मैं 10 बजे खत्म होता हूँ तो 11 बज जाता है, खुद ही वो शो अंदर आपके भीतर नाच रहा होता है। हम्म। ठीक है, वो खत्म नहीं होता है, तो बच्चे होते हैं उन पे मैं ध्यान नहीं दे पाता, वो लोग भी कहते हैं बाहर निकलो बाहर निकलो, तब तक मैं सोने लगता हूँ, और 8 बजे से मैं फिर सुबह काम करने लग जाता हूँ। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा फिजिकली सस्टेन कर पाऊंगा। मेंटली ये आपको समझना चाहिए, ये कोई नेगेटिव बात नहीं, किसी को अब मैं ये बात नहीं कहता, इसीलिए मैंने कहा मैं सारी बातें नहीं बताना चाहिए। वो तुरंत वो डोंट लूज योर हार्ट, में हार्ट वार्ट लूज करने का टाइम नहीं है भाई। मैं 8 बजे उठता हूँ और रात को अगले 9 बजे सुबह तक काम करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ। ये हार्ट और मूड नहीं है मेरा, नहीं। मेरे पास इसका स्कोप लग्जरी नहीं है। मैं वैसे भी काम करता हूँ, ये लूज करूँ हार्ट या रिटेन करूँ हार्ट को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे अगले दिन उसको उसी तरह से प्रोग्राम को डिजाइन करना पड़ता है। तो तो वो कुछ भी इसमें रूटीन नहीं होता, ये बहुत टफ हो गया है ये ज्यादा। तो आप जैसे कह रहे हो ना कि कभी ना अब नहीं कभी, मन कर रहा है करने का। हाँ, हाँ। कभी ना कभी ब्रेक लोगे। वुड यू लाइक टू सी, या आप कभी सोचते हो कि मैं भी कुछ लोगों को ट्रेन करूं, कुछ बच्चों को ट्रेन करूं जो अगला रविश कुमार बनेगा, या मैं कुछ ये तो तब संभव होता है कि ये तो इंस्टीट्यूशनल बात हो गई कि ये कोई हमारे साथ 10 लोग काम कर रहे हैं। ये इंटर्न वाला शोषण मुझे अच्छा नहीं लगता है कि फ्री में किसी को 2 साल काम कराओ, और ठीक है 1-2 महीने के लिए अच्छा है, या किसी के साथ जेल कर गया तो बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, मैं ये आइडिया पसंद नहीं करता हूँ। हम्म। तो अगर कोई रिपोर्टर बनकर आए, वो तो कंपनी को फैसला लेना है, मुझे तो नहीं लेना है उसमें।
तो वैसी चीज़ें होती तो मैं ज़रूर करता। फिर वो फैसला इस बात से भी जुड़ता है कि क्या आपके पास उतना रिसोर्स बैकअप है कि आप 4 लोगों को हायर करके रवीश कुमार को टीम दें और फिर वो रिपोर्टिंग करें, उसका पैसा उसका खर्च हो, क्या ये हो पाएगा? तो ये हो नहीं पाएगा। अब यार मैं इतना भी मुगालता नहीं पाल लिया कि मैं ही सबसे अच्छा जर्नलिस्ट हूँ और एक इंस्टीट्यूट खोलकर लोगों को सिखाने लगूंगा। पता नहीं, वो रास्ता मुझे पसंद नहीं आता, पर ज़रूर मेरा मन करता है कि ये स्किल लोगों को बांटें। लेकिन कहाँ बांटें? उसको बांट भी देंगे तो क्या उसको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्या मैं अपने ही चैनल के भीतर ये जो डिबेट शो होता है उसको बदल पाता हूँ? नहीं बदल पाता हूँ। तो वो चल रहा है, जबकि मैं नहीं देखता, मैं कोई टीवी नहीं देखता। मैं तो दुनिया को ये जानना चाहिए कि ये टीवी में, जिस टीवी के लिए ये आदमी 14 घंटा मिनिमम काम करता है रोज, उस टीवी को ये कभी नहीं देखता। क्योंकि कोई चैनल नहीं है इस कमरे में, कोई टीवी नहीं है, वो देखता नहीं। तो वो एक तरह से विरक्ति भी है कि हमारी पत्रकारिता में अभी भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं जब देश की बात फ्राइडे सैटरडे का देखने लगा, थर्सडे फ्राइडे का, उसकी जिसकी आएंगे, मुझे आंसू आ गए कि मेरा रिपोर्टर जो भी हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मेरा रिपोर्टर नहीं है, जो मेरे कॉलीग हैं, रवीश रंजन, अनुराग द्वारी, कितने जोश से अभी भी कर रहे हैं। कोई देख रहा है, कोई सोच रहा है, और कितनी मेहनत है उसमें। लेकिन हम 6 बजे कर रहे हैं, 8 बजे वही डिबेट शुरू हो जाता है। वही 4 लोग आ जाते हैं फालतू, जिनको कुछ मालूम नहीं, जिन्होंने 10 दिनों से कोई अखबार नहीं पढ़ी। तो क्या मैं ये सिस्टम बदल पाया? मैंने ये सिस्टम नहीं बदल पाया। मैंने इस डिबेट सिस्टम की खूब आलोचना की, मैंने भी किया था इसमें, चाहे वो राजदीप सरदेसाई करते हैं, उसमें कोई काम नहीं। आप देख लीजिए, वो अरुण शौरी का इंटरव्यू है, खत्म 10 मिनट में। लेकिन मेरा ही प्रशांत भूषण का उस दिन प्रोग्राम निकाल कर आप ट्रांसक्राइब करके देखो अवकाश, तो कितना हार्डवर्क है। हथेली टूट जाती है मेरी, हथेली, मैं रोज चीखता हूं, मेरे इतने तरह से दर्द होते हैं शरीर में कि नहीं होता है मुझसे, अब ये नहीं हो रहा है शरीर से। लोग कहते हैं आप ना फिजियोथेरेपिस्ट बुला लो। कब बुला लो? मेरे पास मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 से 8 के बीच में चाय पीने का वक्त होता है, उसमें भी एक फिजियोथेरेपिस्ट में घुसा लूँ और फिर 8 बजे से मैं काम करता चला हूँ। ये मेरा काम का हिसाब है। आपको देखना है, आप मेरे घर में आप सीसीटीवी लगा के लाइव दिखा दो कि ये एक जर्नलिस्ट कैसे काम करता है। देखो, देखना चाहिए लोगों को। और बहुत सारे, मैंने ये कम से कम एक अच्छी बात है कि ऐसा नहीं, मैंने आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन ज़रूर हो, और बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने भी ये बात सवाल पूछा है कि अच्छा रवि से आप ये पूछ के बताइए कि हमें कैसा पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, और ख़ास करके 3 किताबें इफ़ यू कैन नेम, कि थोड़ी सी हमें भी समझ में आए देश के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ, नॉट फिक्शनल नॉवल और समथिंग लाइक दैट। व्हाट वुड रवीशेस 3 सजेशंस भी किताबों के बारे में जो आज के यंगर जनरेशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझने के बारे में, देश के बारे में? एक तो हमारे सभी जनरेशन को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशनल जर्नलिज्म उनके लाइफ टाइम में अब वापस नहीं आएगा, और ये मैं विदाउट एक्सेप्शन कहता हूँ कि इस देश से ख़त्म हो गया है। अब आप एक स्टोरी, 2 प्रोग्राम देख के आपको इस भ्रम में रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं हूँ। इसलिए मैं हमेशा बिना नाम लिए बात करता हूँ कि ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो, जब कोई बचा नहीं तो मैं क्या बताऊँगा। फिर दूसरी बात यह है कि ये तरीका भी बहुत गलत है कि हिंदुस्तान जैसे देश को आप 3 किताबों से जान जाएंगे, कभी भी नहीं जान सकते। नहीं सर। तो पढ़ने की जो एक यात्रा, आज एक यूपी के पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे लिखा व्हाट्सएप पे, भाई साहब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, छूट जा रही है किताब, क्या करूं मैं, कैसे पढूं? तो मैंने कहा जो भी किताब आपने उठाई है आप उसको पूरा खत्म कीजिए, और आप इससे मत जुड़िए कि और किताबें आपने नहीं पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं राग दरबारी पढ़ लूं? कि पढ़ लीजिए राग दरबारी, और उसके बाद आप कोई और किताब पढ़ लीजिए, राही मासूम रजा का आधा गांव पढ़ लीजिए। आप जिस इलाके से हैं आपको उस इलाके की थोड़ी तबीयत और समझ में आ जाएगी, फिर आप कोई और किताब पढ़ लीजिए। तो ये एक तरह का सस्ता रास्ता। अब मेरे पास एक किताब है, बिहार की नदियां, यहीं पीछे कहीं रखी होगी, ठीक है। वो किताब जो है उस पर एक हवलदार त्रिपाठी ने किताब लिखी बिहार में 60s में। हवलदार त्रिपाठी ने, आकाश, बिहार की नदियों पर इतनी सुंदर किताब हमने कभी नहीं पढ़ी थी। एक एक नदी किस गांव से कहां मोड़ लेती है वो गूगल मैप से नहीं लिखी है उन्होंने, और उस पर मैंने कार्यक्रम किया। और आप देखिए कि इसी दौर में टीवी पे ये एक प्रोग्राम हो रहा है, तो उस किताब को पढ़ के कार्यक्रम करने में 8 घंटे बैठने पड़े होंगे ना। अरुण शौरी को बुला के इंटरव्यू कर लेना, या सोली सोराब जी को बुला के इंटरव्यू कर लेना, या 2 गेस्ट को बुला के इंटरव्यू कर लेना, ये तो सबसे आसान काम है। क्या आपको मालूम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया कैसे दिखती है? मैं दिखाता हूं। ये इतनी मोटी है, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, इतनी मोटी, हाथ से और जेल में लिखी है। क्या उम्र थी जब वो लिख रहे होंगे?
इतनी मोटी किताब जो, और वो भी इसकी छपाई जो है एकदम बारीक है। क्या ये सारा संपूर्ण इतिहास है? नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जब लिखने की जब साधना करता है ना, तो बहुत किताब पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ाई का सम्मान कीजिए। आप जिंदगी में और काम कीजिए, उदास मत रहिए। वो ठीक है कि मेरी जिंदगी वैसी हो गई कि मैं काम में इतना फंस गया कि मेरे पास चेयरफुल होने का समय नहीं है ना, लेकिन मैं काम कर रहा हूं, मैं उसी में चेयरफुल होता रहता हूं बीच बीच में। तो आप पहले पढ़ाई को एक डिसिप्लिन में बदलिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए हर तरह से। अगर गोलवलकर की कोई किताब है वो भी आप पढ़ जाइए, मैं नहीं कहता कि आप वो मत पढ़िए, क्यों नहीं पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, वो एक किताब के रूप में छप कर आई है, तो आप उसको पढ़िए। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़िए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जिसको 3 किताबों में ना तो समेटने का प्रयास कीजिए और ना ऐसा कोई सस्ता रास्ता ढूंढिए। अपने लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, इतने इमरजेंसी की बात होती है, इमरजेंसी पे लिखी हुई कुछ किताबें आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल। जैसे ये प्रशांत भूषण की ही किताब है, ये पढ़ लीजिए। वो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था। फिर आप ज्ञान प्रकाश जो जेएनयू के स्कॉलर हैं उनकी किताब पढ़ लीजिए। और भी कुछ और किताबें मिल जाएंगी जिसमें पता चलेगा कि इमरजेंसी के समय कौन कौन लोग बाहर चले गए, क्या क्या किया उन्होंने, किस तरह से क्या किया नहीं किया, वो आप पढ़िए। तो आप कुछ सब्जेक्ट बना सकते हैं कि ठीक है, इस साल के 6 महीने में मैं साउथ इंडिया की किताब पढ़ूंगा, वो भी पढ़िए। जैसे राजमोहन गांधी ने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखी है, आप वो किताब पढ़ लीजिए। थोड़ा साउथ के बारे में भी पढ़ लीजिए, थोड़ा बंगाल के बारे में भी पढ़ लीजिए। पर ये टॉप 10 बातें, टॉप 3 बातें मत कीजिए, कोई फायदा। फेयर इनफ। ये सवाल मुझे भी थोड़ा पर्सनली हिट करता है। आजकल आप सटायर खूब करने लगे हो, रफाल आया तो आपने पूरा शो कर दिया उस पर। तो मैंने बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे सर्वर पे भी, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, आप मेरे नौकरी पर मैंने क्यों इतना मेरे पेट पे लात क्यों मारना चाहते हैं? तो ये सटायर करने का ये जो आपको एक चस्का है, आप बीच बीच में ऐसे कटाक्ष मार देते हैं, तो इसका क्या लॉजिक है और इसका क्या रिस्पॉन्स है? और रवीश को और भी ये, बिकॉज मुझे तो इतने बार सुनना पड़ता है, अबे तुम रवीश से सीखो, ये मैंने ये लेटेस्ट मेरे ऊपर जो आजकल मजाक उड़ता है। तो ये जो फॉर्मेट है, क्या हम और देखेंगे आपसे? नहीं, मैं स्टैंड अप में तो अभी नहीं जा रहा हूँ करने के लिए, तो आप उतनी चिंता मत कीजिए। आप लोग, आप कुणाल लोग भी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने कॉमेडी किया, पर उसकी एक बड़े जवाबदेही का भी हिस्सा निभाया, लोगों का मनोरंजन भी किया है। लेकिन मैं एक कम्युनिकेटर भी हूँ और एक रोक नहीं पाता हूँ अपने क्रिएटिव अर्ज को। तो कई बार चीज़ें देखता रहता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है कि ये क्या चल रहा है, ये कैसा समाज है। तो ये उसी के प्रोडक्ट हैं। पर अगर आप मेरे सटायर के रेंज को जानना चाहते हैं तो ये बेस्ट एग्जांपल सिर्फ यही नहीं है, तो फिर आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, जहां आपको पकड़ के दिखाना पड़ेगा कि ये कुछ अलग चीज है जी। तो और उसमें मैंने बहुत सारे अपनी आवाज को लेकर, अपने भावों को लेकर भी कई तरह के प्रयोग किए हैं। इसलिए वो मेरा अपना हिस्सा है। बचपन से ही मैं ऐसा था कि चीज़ों को देखकर हंसना। तो मेरे बड़े पापा कई बार देखते रहते थे, कुछ गांव के लोग कहते थे कविराज कविराज, कहते कविराज तुम बोलो इससे। तो उस टेक में मैं कुछ कुछ बोलता रहता था। तो ये मेरी एक फितरत है मजाक करने की, बहुत ही बढ़िया। और कब चली आती है मुझे पता नहीं, लेकिन वो दोनों चीजें हैं, गंभीरता भी है, मजाक भी है। पर जीवन में मजाक नहीं है, जीवन में, क्योंकि मेरे पास इस काम के अलावा कोई दूसरा समय नहीं है। ये किसी को मैं बता रहा था, उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो लगा आप काफी शोहरत एंजॉय कर रहे होंगे, ऑटोग्राफ साइन कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। दरअसल मैंने ये कभी एंजॉय नहीं किया, वहीं तक किया कि किसी ने मुझे यूएस बुला लिया तो मैं अमेरिका की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी देखा है, तो वो भी जाके वहां पोस्ट लिख रहा था लोगों को बताने के लिए कि मेरे यूपी बिहार वाले भी देख लें कि जरा सा कैसी यूनिवर्सिटी होती है। तो वहां भी जाके लोड ले लिया। तो किसी ने कहा भाई हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे कि तुम थोड़ा रिलैक्स हो लो, थोड़ा सा घूमो, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले कितनी अच्छी है। मैंने कहा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो फिर मैं थोड़ा घूमने लगा, तो घंटा घर पे जाकर देखा कि नहीं यहाँ ये तो बहुत अच्छा है, आप एक फोटो ले लेता हूँ एक पोस्ट लिखने के लिए। तो जो स्टूडेंट थी मैंने कहा कि सर आप ये छोड़ दो प्लीज, आप थोड़ा सा रिलैक्स करके एंजॉय करो। तो वो चीज लिखना, बताना, बहुत मजा आता है उसमें। और वो बताने में अपने तरह तरह से मजाक या सटायर का इस्तेमाल करना, वो पार्ट रहना चाहिए। अच्छा लगता है, कई बार लगता है कि ठीक है कुछ मजा आया उसको अलग तरीके से। अब 365 दिन प्रोग्राम करते हैं हम लोग तो जी। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन,
कि जो कोई आपको बोलता है कि यार सिस्टम तो अब पूरा ही बिगड़ चुका है, अब तो साफ साफ दिख ही रहा है कहाँ जा रहा है, तो ये सब छोड़ो, बाहर जाते हैं, छोड़ के बाहर निकल जाया जाए, अगर आपसे ये कोई कहे तो आप क्या कहोगे? नहीं, नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप जैसे किसी और अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है जाने में। लेकिन मैं ही सोचता हूँ कि यार और पढ़ने का थोड़ा सा समय 2 साल मिलता तो अच्छे से पढ़ के फिर करता ये काम को। तो हमारे देश में ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर हमें पढ़ना है, जर्नलिज्म छोड़ के 2 साल पढ़ना है फिर आना है, तो कोई बुराई की बात नहीं है, इसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आप छोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ चले जाइए, ये तरीका ठीक नहीं, ये इस आधार पर आपको फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आप सोच लीजिए फ्लाइट में बैठे हैं, चलते फिरते, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाँ, इसीलिए मैं टॉप थ्री भी नहीं बोलूंगा इस बार। हाँ, आपको राहुल गांधी मिल जाते हैं कहीं चलते फिरते, और आपको नरेंद्र मोदी मिल जाते हैं गलती से कहीं चलते फिरते, एक सवाल आपके पास है, मान लिफ्ट में मिल गया, चलिए मान लीजिए आपके पास 30 सेकंड है। राहुल गांधी तो कहीं हो सकता है कि आकर बैठ जाए, पर मोदी जी उतर जाएंगे जहाज से। लेकिन लिफ्ट अब लिफ्ट पे लेकिन क्योंकि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं तो मैं जरूर जाके बोलूंगा, हेलो सर, मैं रवीश हूँ। नहीं, एक सवाल भाई, ये रिस्पेक्ट तो है ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो मैं वो जरूर जाके बोलूंगा, सर कैसे हैं आप, मैं रवीश वर्मा। तो बोले हाँ, देखा है आपका काम। लेकिन एक सवाल राहुल और एक सवाल मोदी से, अगर आप इफ यू बम्प इनटू देम कि भैया, काश ये क्वेश्चन आउट नहीं करता, मजा आता है ना, इसीलिए तो आपको एक सवाल में भाषण में मजा आता है, इसीलिए नहीं, मैं क्वेश्चन आउट करने वाला वो विद्यार्थी नहीं हूं मैं कि सवाल को पहले से आउट कर दो। तो ये एक सवाल क्यों होगा? देश का प्रधानमंत्री हैं, उनसे 20 सवाल पूछूंगा, मैं एक सवाल क्यों पूछूंगा? पहला सवाल तो यही पूछूंगा, आप कैसे हैं? है कि नहीं? तो ये नजर मिलाने से पहले आपसे ये पूछना पड़ता है कि हाउ आर यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं? तो ये अंग्रेजी में भी हो सकता है, बोल सकता हूँ, अच्छा लगता है इंग्लिश बोलना बीच बीच में। उनको लगा कुछ पढ़ा लिखा भी है। वैसे उनको भी खूब अंग्रेजी आती है, नहीं बोलते हैं, अलग बात नहीं, बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, ऐसी क्या बात है। हाँ, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि वो मेरे जहाज में मोदी जी मिल जाएंगे, तो हाइपोथेटिकल सवाल है। हाँ, ऑपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल गांधी मिल सकते हैं एक जहाज, क्योंकि मोदी जी के जहाज में तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं जा पाते, जर्नलिस्ट कहाँ से चला जाएगा? अभी तो नई वाला जहाज भी आ गया अब तो। हाँ तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसकी भी रिपोर्टिंग नहीं है, तो खैर। लेकिन उनके जहाज में, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में पहले पत्रकार जाते थे। मैं भी एक बार गया हूँ आसियान की मीटिंग में, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी वहां पर, ये क्या हो रहा है। तो देखता था कि फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज देखता था, मुझे हंसी आने लगी कि सारे प्रेस रिलीज में इसी तरह के वर्ड और इसी तरह के टेक्स्ट, मैंने इसके लिए इतना तामझाम हो रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं फिर घूमने लगा, मलेशिया शायद गया था, कि चलो इसका पहली बार मैं शूटिंग वूटिंग करने लगा, बड़ा मजा आया। मोनो रेल या मेट्रो रेल पे कुछ स्टोरी बनाने लगा कि यही देखो कितना अच्छा है। फिर वही दिमाग में आने लगा, चलो यूपी बिहार को दिखाते हैं कुछ। तो लेकिन अब जहाज में, प्रधानमंत्री के जहाज में पत्रकार जाते नहीं हैं, और प्रधानमंत्री तो कोई इस तरह से इंडिगो के फ्लाइट में राहुल गांधी टाइप तो नजर आएंगे नहीं। तो वैसे राहुल गांधी भी प्राइवेट जेट से चलते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, वो मैंने देखी है तस्वीरें। इंडिया टुडे में जो छपी थी वो तो प्राइवेट जेट ही था, वो पब्लिक कैरियर नहीं था, तो या कमर्शियल कैरियर नहीं था, तो वो मुलाकात जहाज में तो नहीं होनी। तो अब एक सवाल नहीं बताएंगे, चलिए ठीक, एक सवाल नहीं बता, ठीक है, इतनी जल्दी से नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, ये अब नहीं होने वाला है कि वो मुझे कभी इंटरव्यू देंगे, और मेरी अब दिलचस्पी नहीं है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं। सर सही में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अरे रवीश को इंटरव्यू दे तब समझे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए वो तो नहीं होने वाला। लास्ट, अब वो देंगे भी तो शायद मैं कह दूंगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं। अरे बाबा रे, अच्छा सीरियसली बताइए। अच्छा, अगर गलती से मैं कह दूंगा मैं सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं पर मेरी दिलचस्पी नहीं। अरे वाह, चलिए ये भी हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल फिर, आप इतने प्रोबिंग सवाल करते हो, सबसे पूछते हो, लेकिन एक जो छवि जो रहती है कि नहीं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट है कांग्रेस पे, एनडीटीवी, रवीश, मैंने अभी आपके इंटरव्यू में कांग्रेस के बारे में इतना सारा बिल्कुल मैं छवि के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का नाम नहीं लेते हैं, वहाँ वो चुप हो जाते हैं। ये जो इतने सालों के जर्नलिज्म के बाद भी ये जो एक छवि है, आप क्या सोचते हो कि ये छवि चेंज हो पाई है, या हमेशा कोई ना कोई खूंट निकाली ही जाएगी? वो निकाली जाती रहेगी। कमजोर के साथ खड़ा होना वो एक पत्रकार की ड्यूटी है ना।
तो ये मेरी आदत भी है। जैसे मैं जब ट्विटर पे था तो कोई मैच चल रहा था, तो जिसमें लोग धोनी के बारे में कुछ कुछ कहने लगे, तो मुझे लगा कि ये अकेला पड़ रहा है, तो मैं फिर धोनी को सपोर्ट करने लगा। नहीं नहीं ये अच्छा करेगा। तो जो अब जहां अकेला पड़ जाता है, मुझे लगता है कि हाँ उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और ये हर जर्नलिस्ट की एक बुनियादी बात होनी चाहिए कि जो अकेला नजर आ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे तमिलनाडु से लेकर असम तक की घटना गिना कर पूछने लगे कि आप वहां क्यों नहीं है। तो ऑफकोर्स मेरे पास रिसोर्स नहीं है, तो मतलब हिंदी हार्टलैंड में ही पूरा रिसोर्स नहीं है, तो असम और तमिलनाडु का क्या कहें। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जुगाड़ करके कुछ कुछ कर लेता हूँ। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि लोग कहते रहेंगे, और अब मैंने इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। लोग मेरी कोई स्टोरी निकाल कर कहें कि हाँ ये गलत है, तो वो आलोचना ठीक है। कई बार लोग गलतियां निकालते हैं और उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं होती हैं गलतियां। फाइनल मैं हाँ फाइनली अरे भाई ये 2 घंटे का इंटरव्यू कौन सुनेगा रवि? अरे आप जानते नहीं हो, 2 घंटे का लोग इंटरव्यू सुनेंगे भी। और फाइनली मैं बस एक ही चीज जानना चाहूंगा आपसे, रवीश की तरह कोई ना बने, इंस्टीट्यूशनल जर्नलिज्म चले गया ठीक है, बट फाइनल पॉइंट जो लोग देख रहे हैं और जो इस इंटरव्यू को 2 घंटे के एंड तक देख रहे हैं, और बिलीव में देखेंगे और पॉडकास्ट में भी रहेगा, सो डोंट वरी, वो पॉडकास्ट में भी लोग सुनेंगे, आप क्या कहना चाहोगे उनसे कि जर्नलिस्ट मत बनो, एज अ सिटीजन, योर फाइनल मैसेज टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, क्योंकि जागरूक सिटीजंस हैं। अरे मैं क्राउड फंडेड यूट्यूब चैनल चला रहा हूं ना, बिकॉज लोग हैं जो बिलीव करते हैं। हाँ बड़ा चैनल कभी नहीं बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सटायर में बिलीव करते हैं, सवाल पूछने में बिलीव करते हैं, उनके लिए फाइनल मैसेज। यही अच्छी बात है कि लोग हैं, और ये लोग हमेशा रहेंगे। उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सुंदर देश है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के दूसरे देश सुंदर नहीं हैं, क्योंकि हम इस देश के हैं तो हम वैसे भी कहेंगे कि हमारा देश सुंदर है, पर इसकी जो विविधताएं हैं, चीज़ें हैं, इससे प्यार करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि एक नागरिक के रूप में आप भी किसी से डरे नहीं, और जब आप बोल दें तो आपके प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारी संस्थाएं मौजूद हैं। ये ना हो कि एनएसए लगाकर आपको कफील खान की तरह 6 महीने के लिए जेल में ठूंस दिया जाए। और हम सब जो भी जहां पर हैं कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें इस देश को बनाने के लिए, बचाने के लिए, और सुंदर आगे ले जाने के लिए। और कोई डराए तो इतना मत डरिए, इतना बिल्कुल मत डरिए। और आपको अगर प्रधानमंत्री इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो आप उनके पास मालदा आम लेकर जाइए और कहिए कि ये हम लेकर आए हैं, ये आप आम खाइए, लेकिन सवाल हम आम पे नहीं करेंगे, हम काम पे करेंगे। तो इस तरह की एक फितरत होनी चाहिए, और थोड़ा हल्का बनिए, लाइट बनिए, मैं ये कहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ रवीश कुमार मत बनिए, आप किसी से मत। मैंने तो पोस्ट लिखा है कि किसी को रवीश कुमार नहीं बनना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, अच्छा खाना बनाना चाहिए, दोस्तों के साथ संडे बनाना चाहिए। मैंने ये सब जीवन जिया नहीं, बच्चों के साथ ही नहीं जी सका मैं, 7 दिन काम करते करते। मुझे ये जीवन अगर कोई जीता है तो उसका भी जीवन पसंद नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आप गंभीर काम करें, तो इसका मतलब ये है कि 7 दिन आप यही करते रहें। आप जीवन जिए, कुछ रंगों का शौक हो आपके पास, कुछ कविताओं का शौक हो, कुछ अच्छे गाने सुने आप, और पूरे उसके साथ आप कुछ अच्छी चीज़ों के निर्माण की बात भी करें, और थोड़ा भरोसा रखें। और ये यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन इसकी मंजिल बहुत अच्छी होगी, और आप वहाँ पर पहुँचेंगे। आपके जो भी दर्शक हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो क्राउड फंडिंग में आपके श्रम को चलाते हैं। यही एक खूबी है कि क्या है कि लोग इस देश को बहुत प्यार करते हैं जी। और वो भले एक राजनीतिक दल को लेकर चाहे जो भी सोचते हों, वो चाहते हैं कि ये एक अच्छा देश बने, और वैसा देश बने जहाँ जैसा उन्होंने बाहर के देशों में कुछ कुछ देखा है, उसकी अच्छाइयाँ देखी हैं। वो डिज़ायर अभी है, और यही उम्मीद की किरण है कि ये डिज़ायर एक दिन बड़ी हो जाएगी। ये जितने भी गफलतबाजियाँ चल रही हैं ना, कि वो एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। रवीश, वो खत्म होनी है। बिल्कुल होगा। एंड मैं चाहता हूं कि सारे लोग जो टीवी से ऊब गए हैं कम से कम एक टीवी चैनल देखें, और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो सारे शोज हों वो डेफिनेटली, चाहे छोटे चंक्स में या बड़े चंक्स में, वो डेफिनेटली ऑनलाइन और भी आए। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कितने लोग आपका डिबेट शो ना देखें, चाहे हाँ। वो अच्छे, देखिए डिबेट शो जो होता है ना, वो चाहे सेन वॉइस में किया जाने वाला हो, चाहे इनसेन वॉइस में किया जाने वाला हो, उसका पर्पस एक ही है, वही लाइक डिसलाइक वाला, कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के स्पेस को खत्म करना है। और जब तक ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होगी, न्यूज रूम या उस चैनल के स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन कम आएगी। आप वही परसेप्शन टू परसेप्शन करते जाएंगे। जैसे आज मैंने खत्म कर दिया ना ये सवाल कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने में,
अब लोग नहीं पूछेगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ भैया उसी ने कहा है, उसी ने कहा करने वाला था, हाँ उसने कहा है कि इंटरव्यू नहीं देंगे, हमने तो कहा था। हाँ, तो इस तरह से वो डिबेट शो ना देखें, कम से कम वो ट्रैप है। एक जर्नलिज्म इंफॉर्मेशन सीकिंग सोसाइटी होनी चाहिए, परसेप्शन सीकिंग सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया, आप चाहेंगे हम ही ठीक कर दें तो नहीं होगा ना आकाश, वो आपसे भी नहीं होगा, वो हमसे भी नहीं होगा, पर हम छोटे छोटे टापू बनकर रहेंगे, और वो चाहे जितना भी सेन तरीके से हो ना देखें, क्योंकि उसकी बुनियाद यही है कि ग्राउंड कई रिपोर्टरों की हत्या के बाद सेन या इनसेन डिबेट का एक प्लेटफॉर्म बनता है। इससे क्रूर शब्दों में मैं और क्या कह सकता हूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन का सिस्टम गैदरिंग कम करने से चैनल के लिए पावर सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट का मौका बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और उससे फिर उनके धंधे आराम से चलते हैं या धंधे आराम से नहीं चलते। पर वो उस कॉन्फ्लिक्ट में, जब वो कोई इंस्टीट्यूशन उस कॉन्फ्लिक्ट में जाता है ना, तब उसके जर्नलिज्म के विश्वास का टेस्ट होता है कि आप रोज उस बाउंड्री को कितना क्रॉस कर रहे हैं। दोनों का टेस्ट होता है, उस जो पावर में बैठा है उसके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट का भी टेस्ट होता है, और जो जर्नलिज्म इंस्टीट्यूशन है उसके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट का भी टेस्ट होता है। डिबेट शो से कुछ भी टेस्ट नहीं होता है, चाहे वो सेम वॉइस में किया जाने वाला डिबेट हो, होता है टेस्ट होता है, बीपी का टेस्ट होता है, हमारे बीपी का टेस्ट होता है। मैंने कहा ना कि अच्छा डिबेट हो या बुरा डिबेट, ये दोनों ही 1 घंटे का स्लॉट कई अच्छे रिपोर्टरों की हत्या के बाद तैयार किया जाता है। ये बात लोगों को 20 साल बाद समझ में आई। मैं चाहता हूं कम से कम हमारे देशभक्तों की कम्युनिटी को ये बात समझ में आए, और हमारे देशभक्तों की कम्युनिटी को समझ में आती भी बात है, इसीलिए तो वो आपसे मिलना चाहते थे, इसीलिए तो आपको वो सवाल लिखना चाहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको नहीं, हाँ ये कम लोग हैं, वो जो ज्यादा लोग हैं उनको शायद थोड़ा, आई होप 20 साल ना लगे, 1-2 साल में समझ जाए तो ही बेटर होगा। रवीश, मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस वेरी एक्सटेंडेड इंटरव्यू, और मैं हमेशा चाहता हूं कि ये एक ऐसा इंटरव्यू रहे जो लोग बाद में भी देखें, और इसीलिए मैंने कहा था कि इसको आराम से बैठ के You should have allowed me to speak in English also. अरे क्या इंग्लिश में भी करेंगे सर, इंग्लिश में भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रामर वाली इंग्लिश हाँ, में करेंगे। अरे नहीं सर, हिंदी is, was, then, have, has का कोई टेंशन ना हो, इसके बगैर मैं अंग्रेजी बोल के दिखाऊंगा आपको। लेकिन थैंकफुली हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोग तो पूरा हिंदी में ही बात करते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट थैंक यू। मैं इस कम्युनिटी के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूँ आकाश, फाइनल, कि इस कम्युनिटी में ने जो भी जहां भी होंगे दुनिया में, वो अपने घर बैठकर अगर आपको क्राउड फंडेड से सपोर्ट किया है, तो वो ये ना समझे कि उन्होंने सिर्फ पैसा दिया है, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही डेमोक्रेटिक ड्यूटी पूरी की है। और कई बार लोगों को मौका नहीं मिलता बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का, वो पूछते हैं हम देश के लिए क्या करें। मैं कहता हूँ सबसे आसान तरीका बताता हूँ, दहेज मत लो, चलो एक ही काम हो गया, फाइनल काम। अब जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए या ना कर पाए, लोड मत लेना, कम से कम ये काम कर लो। Correct. तो वो कम से कम ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात पे गर्व करना चाहिए कि वो उनके अकाउंट का कुछ छोटा पैसा आपके अकाउंट में नहीं जा रहा है, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट से एडवर्टीजमेंट दे के जो न्यूज़ चैनल चलाती हैं, वो नहीं कर पा रही हैं, उसके बदले में वो ये काम कर रहे हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपका मैसेज जरूर मैं उन तक डायरेक्टली पहुंचाऊंगा, खास करके ये क्लिप। नॉट ओनली दैट वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये जो सारे सवाल आज आपने सुने वो मेरे नहीं थे, ये सिर्फ हमारे मेंबर्स के ही सवाल थे। तो सोचिए कितनी दिलचस्पी होगी। ये तो सिर्फ 30 थे, वैसे तो 300 से भी ज़्यादा सवाल थे, उनमें से मैंने ये जो सवाल आपके लिए 30 छाटे थे, ये सारे मेंबर्स के ही हैं। सो इट इज़ अ क्राउड सोर्स्ड इंटरव्यू ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवीश, ज्वाइन इन करने के लिए। और ये इंटरव्यू आई होप दैट बहुत लोग 20 साल तक बाद भी ये देखें। जैसे इसकी स्क्रोल का इंटरव्यू, आज तक लोग बोलते हैं कि यार रवीश का बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू था। इसी मकसद से मैं बैठा था आज कि एक पूरा एक इंडिया का ब्यूरो लिया जाए, मीडिया का ब्यूरो और सोसाइटी का ब्यूरो लिया जाए, जिससे एक ओवरऑल पिक्चर मिले। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट पिक्चर। थैंक यू सो मच रवीश, थैंक यू, धन्यवाद।